तो आज हम एक कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी भारत के एक महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंखों से देखी गई एक भयानक बाढ़ की है। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच्चा अनुभव है जो सीधे दिल को छू जाता है। जरा सोचिए, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु उस पल को कैसे देख रहे होंगे जब उन्होंने कहा, वो देखिए, आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ये सिर्फ पानी की लहरें नहीं थीं, ये तो जैसे मौत का एक साया था जो धीरे धीरे पूरे शहर को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। क्या इस मंजर की कल्पना की जा सकती है? पानी बस पानी नहीं था, वो एक अजीब गेरुए झाग वाली मोटी सी लकीर थी। देखने में इतना भयानक कि असली लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावना सपना हकीकत बन गया हो। और रेणु के लिए तो ये डर का ही दूसरा नाम था। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, एक लेखक जो हमेशा दूसरों की आपदाओं और उनके दर्द के बारे में लिखता आया हो, आज वो खुद उस आपदा के बीचों बीच फंस गया है। अब वो सिर्फ कहानीकार नहीं, कहानी का एक किरदार बन चुका था। तो ये लेखक थे कौन? ये थे फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी भूमिका इस पूरे कहानी में सबसे अलग और सबसे अनोखी थी। मतलब विडंबना देखिए, रेणु जी ने अपनी जिंदगी के कई साल बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए गुजारे थे। वो हमेशा एक राहत कर्मी की तरह बाहर से हालात को देखते थे, दूसरों का दर्द समझते थे। पर यह पहली बार था जब वो खुद एक आम शहरी की तरह बाढ़ में फंस गए थे। मदद करने वाले आज खुद मदद के इंतजार में थे। इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो एक बात साफ हो जाती है, बाढ़ और रेणु जी का रिश्ता बहुत गहरा था। उनका जन्म ही ऐसी जगह हुआ था जहां बाढ़ आना आम बात थी। उन्होंने अपनी कलम से कोसी नदी के कहर को डायन तक कहा, लेकिन 1967 में जो हुआ वो उनके सारे अनुभवों का जैसे एक निचोड़ था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बाढ़ पास आ रही थी, पटना का माहौल बड़ा ही अजीब होता जा रहा था। एक मेले जैसा, डर से ज्यादा लोगों में एक तरह का तमाशा देखने का उत्साह था। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? एक तरफ शहर डूबने की कगार पर है और दूसरी तरफ लोग इसे एक तमाशे की तरह देख रहे हैं। पान की दुकानें सज गई हैं, लोग स्कूटर रिक्शा लेकर बस ये देखने जा रहे हैं कि पानी कहां तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई आपदा नहीं, कोई कार्निवल हो। और उसी भीड़ के बीच से एक ऐसी आवाज निकलती है जो इस पूरे तमाशे पर एक तीखा तंज कसती है। एक आदमी का यह कहना कि जब दानापुर डूब रहा था तब तो पटना वालों ने पलट कर भी नहीं देखा, अब भुगतो। यह सिर्फ एक आदमी का गुस्सा नहीं था, ये शहर के अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को दिखा रहा था। लोग मौत के इतने करीब खड़े होकर मजाक कर रहे थे। कोई कह रहा था कि गोलघर पर ताश पत्ती खेलेंगे, तो कोई उम्मीद लगा रहा था कि चलो अच्छा है, ये बाढ़ शहर के सारे पाप धो डालेगी। शायद यही तो इंसान की फितरत है, बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हंसने का बहाना खोज ही लेना। तो जैसे जैसे रात गहराती गई, शहर में पानी का इंतजार था और रेणु जी के मन में यादों का एक सैलाब उमड़ रहा था। बाहर की बाढ़ तो अभी रुकी हुई थी, लेकिन रेणु के मन के अंदर एक असली बाढ़ शुरू हो चुकी थी, यादों की बाढ़। उन्हें वो सारी पुरानी आपदाएं, वो सारे चेहरे याद आने लगे जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें याद आया साल 1949 का एक बहुत ही मार्मिक किस्सा। एक बीमार नौजवान जिसे बचाने के लिए नाव आई, पर उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बचाव दल उसके कुत्ते को साथ ले जाने को तैयार नहीं था। इंसान और जानवर के बीच प्यार की एक मिसाल थी कि जान बचानी है तो दोनों की, वरना किसी की नहीं। फिर उनकी यादें उन्हें ले गईं मुसहरी समुदाय के पास। ये वो लोग थे जो एक पिछली बाढ़ में भूख से बेहाल होकर भुने हुए चूहे और मछली खाने पर मजबूर थे। उनकी हालत बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। पेट में दाना नहीं था, पर वो लोग ढोलक बजाकर नाच रहे थे, अपनी मस्ती में मग्न थे। ये देखकर रेणु भी सोचने पर मजबूर हो गई कि हम इन्हें खाना दवा देकर इनकी जान तो बचा सकते हैं, पर क्या हम इन्हें जीने का वो जज्बा, वो हंसी दे सकते हैं? और इसी के साथ कहानी वापस लौटती है उसी रात में जब इंतजार की घड़ियां बस खत्म ही होने वाली थीं। रात के 2:30 बज रहे थे। शहर में अजीब सा सन्नाटा था। रेणु जी सोने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर नींद कोसों दूर थी। उस खामोशी को सिर्फ एक आवाज चीर रही थी, कुत्तों के एक साथ रोने की आवाज, जैसे वो किसी आने वाली अनहोनी का इशारा कर रहे हों। और फिर सुबह के 5:30 बजे गली से आई चीखों ने उस सन्नाटे को चीर दिया। इंतजार अब खत्म हो चुका था। पानी आ गया था, बस एक ठंडा सख्त सच।
और कहानी यहीं हमें उस दहलीज पर लाकर छोड़ देती है जहां बाढ़ ने दस्तक दे दी थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब कोई संकट आता है तो इंसान का कौन सा चेहरा सामने आता है? क्या सबसे बुरा, सबसे अच्छा, या फिर बस सबसे ज्यादा इंसानी, जिसमें डर भी है, स्वार्थ भी है, मजाक भी है और हिम्मत भी? शायद यही सब कुछ मिलकर हमें इंसान बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।